हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो आप लोग कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी के साथ। और मैं ये प्रे करती हूँ गॉड से कि आपका जो जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो अच्छे जाएं। फिजिकल एजुकेशन का ऑलरेडी बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एग्जाम गया था। आई होप कि जितने आगे अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं वो भी आपके अच्छे आए। तो बेटा ऑलरेडी रिवीजन सीरीज मैंने चालू की हुई है, जिसमें से पहले जो 2 चैप्टर्स हैं बेटा इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट की, वो मैं करवा चुकी हूँ। जिसमें से आपका एक चैप्टर 1 है, जिसकी आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने वन शॉट पे कवर किया हुआ है वो, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। ऑल्दो उसके साथ-साथ मैंने जो चैप्टर 2 है बेटा, वो भी कवर करा दिया है, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ये चैप्टर भी हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं। तो इन केस अगर आपने वो वीडियोस जो है वो नहीं देखी हैं, तो उन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज उसको जाकर के पहले देखिए एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, अब देखिए बेटा, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थी 1991 की, अच्छे खासा हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो हमें क्या जरूरत थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की। ठीक है, सिंस 1991। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने कोशिश तो यही करी कि हम ग्रोथ को लेकर के आए विद स्टेबिलिटी। ठीक है, यही हमारा मेन गोल था कि हम ग्रोथ लेकर के आए विद स्टेबिलिटी। ठीक है, धीरे धीरे करके आईपीआर आया। ठीक है, हमने धीरे धीरे करके जो एक तरीके से जो प्राइमरी और जो मेन रोल है वो किसको देना स्टार्ट किया, गवर्नमेंट को देना स्टार्ट किया कि आप लीड करो। ठीक है, और जो सेकंड लीड थी वो किसने ली, एक तरीके से प्राइवेट ने। ठीक है, तो बेटा लेकिन इतना ज्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का होने की वजह से कहीं ना कहीं करप्शन बढ़ता जा रहा था, इनएफिशिएंट जो आपकी मैनेजमेंट थी वो होती चली जा रही थी। जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज है, अंडरटेकिंग्स है, पीएसयूज जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से लॉसेस में चली जा रही थी। और एक तरीके से फुली जो कंट्रोल था, ठीक है, फुल जो कंट्रोल था कहीं ना कहीं वो होने की वजह से जो चीज सही होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट था वाज अनेबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, है ना, फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन से भी वो नहीं अचीव कर पाए। ठीक है, इनकम फ्रॉम द पीएसयूज जो थे वो भी ज्यादा हाई नहीं थे। लेट 1980s में जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं बेटा, वो जो है एक्सीड हो गए थे किससे, रेवेन्यू के। जैसे कि हम लोग पढ़ते भी है ना कि हमारे जो बजट एक्सपेंडिचर्स हैं वो बजट रिसिप्ट से काफी ज्यादा हो गई थी। और इन्हीं एक्सपेंडिचर को पे ऑफ करने के लिए बेटा फिर दोबारा क्या लेना पड़ रहा था हमको, लोन लेना पड़ रहा था। बोरोइंग्स हो रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो अनसस्टेनेबल हो गया था। ठीक है, तो इंडिया जो थे उसको ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। और इंडिया ने अडॉप्ट किया था किसको, वर्ल्ड अप्रोचेस किया था वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को कि वो प्लीज हमारी मदद करें। ठीक है, और उन्होंने रिसीव किया $7 बिलियन एज ए लोन टू मैनेज दिस क्राइसिस। ठीक है, तो अब आप देख लो हमारे देश की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि हमको $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा बच्चों। ठीक है, तो इंडिया जो थे उनको उन्होंने एग्री किया कुछ कंडीशंस पर भी इन ऑर्डर टू अवेल दैट लोन। देखिए बेटा, कोई भी आपको मुफ्त में तो लोन देगा नहीं। ठीक है, अगर आप किसी के भी पास पैसे मांगने जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके पास कुछ बकायदा शर्त दे ना रखे। ठीक है, तो उसी तरीके से जब इन्होंने लोन के लिए मांगा तो उन्होंने भी अपनी कंडीशंस रख दी। और क्योंकि इंडिया उस वक्त पे इतनी बुरी हालत में था कि इंडिया को जो है वो सभी कंडीशंस को क्या करना पड़ा, एग्री करना पड़ा। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कि एक्चुअल में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो है क्या। तो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स है वो एक सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट किसने किया बेटा, गवर्नमेंट ने, ताकि वो इंक्रीज कर सके ग्रोथ को, पेस को ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेटा जो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे बेसिकली, ठीक है, तो ये जो थे एक सेट ऑफ सीरीज है, एक सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज या टारगेट्स हैं जो कि एक्चुअल में हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने में। 1991 में जो था, इंडिया ने इसको अडॉप्टेड किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 के नाम से जानी जाती है। और इसके 3 कंपोनेंट्स है बेटा, एक है आपका लिबरलाइजेशन, एक है आपका प्राइवेटाइजेशन और एक है आपका ग्लोबलाइजेशन। देखिए बेटा, प्रायर टू द 1991 यानी कि 1991 से पहले चलता था एलक्यूपी। ठीक है, जिसमें से एल का मतलब क्या था, लाइसेंसिंग, क्यू का मतलब क्या था, जो हम लोग कोटा लगाते हैं वो क्यूटास, एंड पी का मतलब था परमिट्स। और ये हमारा चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया टू एलक्यूपी। किसके शिफ्ट हो गया, तो बेटा 1991 से पहले, प्रायर टू द 1991 हमारा जो चलता था वो क्या चलता था, एलक्यूपी चलता था। ठीक है, फिर 1991 के बाद जो है ये जो एलक्यूपी है वो हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टू एलपीजी, जिसको क्या बोलते हैं,
L stands for liberalization, P stands for privatization and G stands for globalization. तो ये एक मेजर जो है शिफ्ट आया कि लाइसेंसिंग कन्वर्ट हो गया लिबरलाइजेशन में, कोटास की जगह पे प्राइवेटाइजेशन आ गया और परमिट की जगह पे क्या आ गया बच्चों, ग्लोबलाइजेशन आ गया। अब बात ये है कि क्या नीड पड़ी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है फिस्कल डेफिशिएंट, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा कि क्यों हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बनाने पड़े, क्यों हमारी जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है 1991 की वो क्यों लानी पड़ी हमको। तो पहला इसमें यही प्रॉब्लम था कि फिस्कल डेफिशिएंट हो गया था। फिस्कल डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब हमारी जो देश की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं इन ऑर्डर टू पे ऑफ द पास्ट ईयर लोन्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं जब हमारे खर्चे जो है हमारी रिसिप्ट से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि हमारे खर्चे तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और हमारे पास इनकम बिल्कुल ना के बराबर है। तो इन खर्चों को पे ऑफ करने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ता है और जितना ज़्यादा लोन लेते आप चले जाओगे, उतना ज़्यादा जो आपका फिस्कल डेफिशिएंट है, वो क्या होता चला जाएगा बच्चों, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगला आ जाता है आपका एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो भी किसमें चला गया था, एडवर्स चला गया था। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे बच्चों, वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो बेटा जो नीड थी आपकी फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, उसमें पहला क्या था, फिस्कल डेफिशिएंट था, जिसमें एक्सपेंडिचर्स जो है रिसिप्ट से ज्यादा हो गए थे। नेक्स्ट क्या था, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स थे बेटा, वो भी क्या हो गए थे, डिक्लाइन होते चले जा रहे थे, ठीक है। और प्लस में एक इन्फ्लेशन स्पाइरल हो गया था, कि आपको पता ही है इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब क्या होता है, वेजेस कैचेस, एक तरीके से प्राइजेस, इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से हर चीज के जो दाम है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे और वो अनअफोर्डेबल हो गए थे। इसकी वजह से इन सभी मेजर ड्रॉबैक्स की वजह से हमें क्या लानी पड़ी, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स थे, जिसमें से पहला आ जाता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर का जो रिफॉर्म है बेसिकली, उसमें जो रोल था बेटा आरबीआई का, जो फाइनेंशियल जो सेक्टर का रिफॉर्म्स था, उसमें जो रोल था आरबीआई का, वो एक रेगुलेटर से शिफ्ट होकर के किस पे चला गया था बेटा, फैसिलिटेटर पर। किस पे चला गया था, फैसिलिटेटर पर। अब देखिए बेटा, रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का डिफरेंस तो है ही, क्या डिफरेंस है बेसिकली, अगर आपको पता है कि आरबीआई एज ए रेगुलेटर क्या काम करता था और आरबीआई एज ए फैसिलिटेटर का क्या काम करता था, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बेटा आरबीआई देखो, पहले के टाइम पे आरबीआई हर चीज फिक्स कर देती थी कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, आपको इतना ही लोन देना है, आपकी इतनी की लिमिट्स हैं, ये सारी चीजें। लेकिन आज के टाइम पे वो एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है कि एक्चुअल में हम कुछ एक लिमिट सेट कर देते हैं इंटरेस्ट रेट की, बाकी छोड़ देते हैं किस पर, कि बैंक अपना खुद का डिसीजन ले कि वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखना चाहता है एज पर द मार्केट कंडीशन, एज पर द मार्केट जो कंडीशन है वो कितना रख सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक्स है उनको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है बेटा, फ्लेक्सिबल कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चों, फ्लेक्सिबल कर दिया है। एस्टैब्लिशमेंट हुए प्राइवेट सेक्टर बैंक के, फाइनेंशियल सेक्टर की जब रिफॉर्म्स आए तो बहुत ज्यादा पहले की आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ही हुआ करते थे, धीरे धीरे करके आपके प्राइवेट जो सेक्टर है वो बैंक है वो आए। एचडीएफसी आया, एक्सिस बैंक आया आपका, ठीक है, तो एचएसबीसी बैंक आया, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग आईसीआईसीआई आया, ठीक है। तो धीरे धीरे जितने भी आपके प्राइवेट बैंक्स हैं वो जो है सब एस्टैब्लिश्ड हुए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी, पहले के टाइम पे तो बहुत लिमिट्स एक तरीके से होती थी, लेकिन एफडीआई यहाँ पे प्रमोट हुआ। और इवन एफडीआई के साथ साथ बेटा एफआईआई का भी जो है प्रमोशन हुआ, जिसमें एफडीआई स्टैंड्स करता है किससे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो एफआईआई स्टैंड्स करता है टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई में क्या फर्क है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल भी आप मांग रहे हो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, ऐसे वर्ड आप याद रखिएगा। तो एफडीआई का मतलब क्या होता है कि आप जो है पैसा लगा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कंट्रोल रहे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बाहर के देश में से जो है मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया, या बर्गर किंग्स देख रहे होगे, बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी मैकडी की, बर्गर किंग की आई हुई है, ठीक है, या ज़ारा के आउटलेट्स हैं, ये बाहर के है ना, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए। तो यहाँ पे आज भी अगर आप देखा जाए तो जितना भी इनका डेली बेसिस पे इनका जितना भी कलेक्शन होता है ना, वो सारा इनका हेड ऑफिस में जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां के लोग डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया में भी जितने भी मैकडोनल्ड्स जो है वो रन कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं एफडीआई कि पैसा आप लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उस पे आपका क्या है बेटा, फुल कंट्रोल है। ठीक है। लेकिन एफआईआई में सिर्फ क्या लगता है, पैसा, उसमें ऐसा कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वहां का कोई भी पर्सन है इंडिया में, जो है अपने शेयर्स खरीद रहा है, वो आकर के नहीं देख रहा, उसे बस क्या मतलब है कि एक तरीके से मेरी मनी जो है वो कैसे इंक्रीज हो जाए, उसने बस पैसा लगाया और छोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सेटिंग अप ऑफ द न्यू ब्रांचेस। ये तो आपको पता ही है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर जो न्यू न्यू ब्रांचेस हैं, एक तरीके से उसको भी क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। उसके बाद आपके ये आ जाते हैं जो कि फिजिकल रिफॉर्म्स है, अगेन जो कि कहीं ना कहीं टैक्स जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, जिसमें रिडक्शन होता है डायरेक्ट टैक्सेस का। देखो बेटा, जितना ज्यादा आप टैक्स लगाओगे ना, प्रोग्रेसिव रेट भी एक तरीके से रखोगे, और अगर बहुत ज्यादा रखोगे टैक्स का रेट, तो लोग चोरी करने लग जाते हैं उसकी। ठीक है। लोग वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, वो किसी तरीके से सोचते हैं कि मैं अपनी इनकम को कैसे छुपा लूं कि मुझे कम से कम टैक्स पे ऑफ करना पड़े। लेकिन अगर हम टैक्स की जो रेट है, अगर उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा जो है आएगा। देन आ जाता है डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू जानबूझ के लोअर डाउन कर देते हो। हम करते हैं या कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज, कि आरबीआई की जो वैल्यू है वो कौन लोअर डाउन करता है। ठीक है। ये आपका टास्क है, अभी आप बताएंगे, जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो मुझे बताएंगे कि डिवैल्यूएशन में एक्चुअल में जो है कौन इसकी जो करेंसी है उसको लोअर डाउन कर देता है। कि फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पर $1 जो है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज का आ रहा था, और अगर अब $1 जो है आपका 80 रुपए का समथिंग आ रहा है, तो यानी कि आपने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को क्या कर दिया, लोअर डाउन कर दिया। लेकिन हमने डिवैल्यूएशन क्यों किया बेटा, उसके पीछे भी एक लॉजिक लगाया लोगों ने। वो डिवैल्यूएशन के पीछे क्या लॉजिक था, कि कोई भी चीज की सामने वाले को, यूएसए वाले को या बाहर की कंट्रीज को लगे कि अब तो मैं 80 रुपीज का सामान खरीद सकता हूँ $1 में, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर मैं इसका मतलब क्या है, मैं इंडिया का माल ज्यादा से ज्यादा खरीद सकता हूँ। तो इसीलिए इसी की वजह से, इस डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे बच्चों, इंक्रीज हो गए थे। इसी वजह से ये स्टेप लिया गया। रिडक्शन इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जितने भी अलग अलग टाइप की आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी थी, इम्पोर्ट ड्यूटी थी, या सीजीएसटी था, एसजीएसटी था, उसमें जो है एक तरीके से रिफॉर्म्स बनाए गए थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी टैक्स पेइंग का जो सिस्टम था, प्रोसीजर था, वो उसको बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश करी, ताकि आप आराम से टैक्स जो है उसको पे ऑफ कर पाए। जितना ज्यादा टैक्स पेइंग का प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होता है ना बेटा, उतना ज्यादा सामने वाला घबराता है कि मैं टैक्स पे ऑफ कैसे करूं। लेकिन अगर आप उसी चीज को अगर सिंप्लीफाई कर दोगे, उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दोगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है, ठीक है, अगर आपको वो इजिली हो जाए, इजिली आ जाएगी, तो आप इजिली जो है अपना ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स है उसको पे ऑफ कर पाएंगे। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपका डिवैल्यूएशन है, जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, और एक ये आपका सिंपल आ जाता है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बेटा, नाम से ही पता लग रहा है, प्राइवेटाइजेशन इट रेफर्स करता है टू द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप। जब आप अपनी ओनरशिप को, मैनेजमेंट को, कंट्रोल को गवर्नमेंट सेक्टर से उठा करके किसके हाथ में दे देते हो, किसके हाथ में दे देते हो, एवरीवन, एवरीवन प्राइवेट हैंड्स के हाथ में दे देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्रेटर रोल होता है टू द प्राइवेट सेक्टर का। इसमें पब्लिक सेक्टर की जो रोल है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे देखो, ये प्राइवेट वाला दिखा रखा है। अब ये प्राइवेटाइजेशन बेटा दो तरीके से हो सकता है। ठीक है। या तो आप गवर्नमेंट की ओनरशिप को विड्रॉ करो, उनकी मैनेजमेंट उनसे छीनो और हवाले कर दो किसके, प्राइवेट के। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, या पब्लिक सेक्टर की जो भी कंपनीज है, आप उसको बेच दो। तो अगर हम सेल कर रहे हैं पीएसयूज की, तो भी ये आपका प्राइवेटाइजेशन है। या अगर आप अपनी गवर्नमेंट की ओनरशिप और मैनेजमेंट को उठा करके प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हो, उनकी विड्रॉल कर रहे हो, तब भी आप तब भी ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, आपका प्राइवेटाइजेशन। So privatization of the public sector undertakings by selling a part of the equity of PSUs to the private sector को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कई बार वन मार्कर में भी आ जाता है कि कुछ आपको कुछ चीजें दे दी जाती हैं और पूछा जाता है बताइए कि इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन करना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। आप कैसे करोगे प्राइवेटाइजेशन, बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसयूज टू द प्राइवेट हैंड्स। ठीक है। ये जो वर्ड है आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये वर्ड अच्छे से लाइन पता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्या करना है हमें, पीएसयू का पार्ट जो है उसको बेच देना है, किसको बेच देना है, प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्पस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, कि ये इसका पर्पस क्या है, कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन आए,
ठीक है, मॉडर्नाइजेशन आए, प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट करें, पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इट आल्सो इन्वेस्ट दैट द प्राइवेट जो आपकी कैपिटल है या जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है उसको आप इफेक्टिवली यूज कर पाओ। नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन पड़ी क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो रेजोल्यूशन था जिसको आईपीआर 1956 कहते हैं, उसने इंपॉर्टेंस किसको दी बेटा? पब्लिक सेक्टर को दी, ताकि ग्रोथ हो पाए विद सोशल जस्टिस। लेकिन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड जीडीपी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बेटा कुछ आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और कुछ आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, कि यहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ज्यादा क्या थी बच्चों? एफिशिएंट थी एक तरीके से। ठीक है, आपका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था प्रोडक्ट्स का, कंज्यूमर की सोवर्निटी थी, रिड्यूस्ड एफिशिएंट। अब देखिए बेटा, अगर आप खुद देखें तो आप कंपैरिजन करके देख लो, एक सरकारी स्कूल में और पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में आपको हमेशा एक डिफरेंस मिलेगा। आप उन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देख लो, आप उन बच्चों का बोलने का तरीका देख लो, है ना? क्यों? क्योंकि एफिशिएंट जो है आपकी मैनेजमेंट है किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। दूसरा, जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन भी होता है किसका? प्रोडक्ट्स का। कंज्यूमर आपका सोवन होता है, अपने हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग है वो लेता है। रिड्यूसेस डेफिशिएंट, की हमारे जो डेफिशिएंट्स है वो भी प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्या हो रहे थे? कम हो रहे थे। नेक्स्ट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। कि सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन में हर कोई इंडिविजुअल अपना फायदा देखता है, जिसकी वजह से जो सोशल वेलफेयर है या जो सोशल बेटा जो इंटरेस्ट है उसको आप क्या कर देते हो? नेग्लेक्ट कर देते हो। और जो प्राइवेट सेक्टर फंक्शंस है वो मेनली करता है विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर को इग्नोर करने की कोशिश करता है। गुड्स के प्राइसेस आपके बहुत ज्यादा हाई होते हैं प्राइवेटाइज। अगर आप देखोगे, आप नॉर्मली भी जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, आप दोनों की फीस में भी बहुत जमीन आसमान का अंतर देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स में कितना फीस का भी एक तरीके से वेरिएशन है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, की एज सच कोई भी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ काम देखता है, इंसान नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग करना हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं किसको? हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बच्चों फ्री फ्लो हो पा रहा है हर एक चीज का, चाहे वो आपके गुड्स हैं, चाहे वो आपकी सर्विसेज हैं, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इवन चाहे लोग हैं, पीपल जो है, या आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें या अगर आपकी आउटसोर्सिंग की बात करें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो ट्रेड है, जो टेक्नोलॉजी है, लोन है, इन्वेस्टमेंट है, आउटसोर्सिंग है, पॉलिसीज है, उन सबका क्या हो रहा है बेटा? फ्री फ्लो हो रहा है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये आउटकम है ऑफ द पॉलिसीज का जो कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में बनाई गई है। ठीक है, अब इसमें क्या-क्या जो है वो पॉलिसीज हैं। पहला तो इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो टोटल जो एफडीआई है वो 100% तक हो गई है। पहले के टाइम पे तो हम ये करते थे कि जो 51% जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रख करके बाकी का 49% तक हम अलाउ कर देते थे। बट इट हैज बीन इंक्रीज टू 100% ये आप कंप्लीट कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं, प्लस में विद इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, अगर आप पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक कंपनी की, मारुति और सुजुकी, तो एक ही कंपनी है मारुति सुजुकी, है ना? लेकिन उनकी पॉलिसी लॉन्ग टर्म से चलती आ रही है। कितने, हम जब छोटे थे तब भी सुनते थे, आज तक के टाइम पे भी वो गाड़ियां आ रही हैं। तो मारुति सुजुकी एक्चुअल में क्या है? ट्रेड पॉलिसी है। ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत ही इन दोनों का एक तरीके से लॉन्ग टर्म तक डीलिंग हो रखी है, जिसमें से मारुति किसकी है? इंडिया वालों की, और सुजुकी किसकी है? जापान वालों की। लेकिन आपस में इन लोगों ने ट्रेड डील कर रखी है, ठीक है, कि एक साथ हम लोग ये गाड़ियां चलाएंगे। तो वो चीज है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द टैरिफ। ठीक है, एंड देन इज जितने भी आपकी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है उसको अगर हम विड्रॉ कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एफडीआई है, हमारा जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, नेशनल इनकम, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग वाला जो टॉपिक है ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप डब्ल्यूटीओ वाला टॉपिक ले लें, आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक ले लें, ये दोनों ही जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा अगर डब्ल्यूटीओ के कंपैरिजन में भी पूछा जाए तो ये आउटसोर्सिंग वाला काफी अच्छा टॉपिक है, जो कि 3 मार्क्स में कई बार पूछा जा सकता है। या तो डायरेक्ट, या तो फिर एक फॉर्म ऑफ केस स्टडी दे देंगे और वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिले,
जो कि आपको बता रहा होगा आउटसोर्सिंग के बारे में। तो आउटसोर्सिंग क्या है बच्चों, एक कंपनी जो है वो हायर करती है रेगुलर सर्विसेज को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों, कि हम कोई भी काम को खुद से ना करके उस चीज को आउटसोर्स करा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को हायर करूं, तो हम क्या करेंगे, अपना ये जो रिक्रूटमेंट वाला काम है, जो ये हायरिंग वाला काम है, वो किसी भी एक छोटी सी कंपनी को दे देंगे, किसी भी एक कंसल्टेंसी को दे देंगे कि आपको हमारे लिए मैन पावर को हायर करना है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रिक्रूटमेंट का काम किसको दे दिया, एक छोटी सी कंपनी को, कि आप हमारे बदले में क्या करेंगी, रिक्रूटमेंट करेंगी, और हम उसके बदले में आपको क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा आउटसोर्स करना, कि पहले जो मेन काम है, जो प्रायोरिटी है, वो आप अपने काम को दो, जो छोटे मोटे काम है वो आप बाहर से भी करवा सकते हो, इससे उनकी भी इनकम जनरेशन हो पाएगी और आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वैसे तो देखा जाए तो चाइना भी कोई कम नहीं है, ठीक है, लेकिन चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन बच्चों बहुत ज्यादा है, तो दोनों ही एक तरीके से बहुत बड़ी मार्केट होती है अगर हमें कोई भी चीज आउटसोर्स करनी है, और दोनों की ही जो लेबर है वो चीप है। लेकिन स्टिल अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया और चाइना में, तो बाहर के देश जल्दी से चाइना वालों को काम नहीं देते, जबकि इंडिया वालों को बहुत ज्यादा। अगर आपको गांव साइड चले जाओ, बेंगलोर साइड चले जाओ, पूरा आईटी हब बना हुआ है, कंसल्टेंसी ही कंसल्टेंसी है। रीजन बीइंग कि चाइना वाले जो लोग हैं बेटा, उनको एक चीज नहीं आती है, वो क्या है, इंग्लिश बोलनी। और इंडिया वाले जो है वो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसी वजह से सामने वाला पर्सन, जो यूएस से यूके वाला जो पर्सन है, वो भी चाहता है कि मैं अपना जो काम है वो इंडिया से आउटसोर्स कराऊं, ताकि जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो मेंटेन ना हो और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो, एनहेंस हो, ठीक है। तो इंडिया और चाइना में थोड़ा कंपैरिजन है, बट वहां पे क्योंकि उसको लैंग्वेज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो चाइना पीछे रह जाता है और इंडिया आगे बढ़ जाता है। इसी वजह से इंडिया को चूज किया जाता है एज ए हब। नेक्स्ट इज डब्ल्यूटीओ। जो डब्ल्यूटीओ है एक्चुअली में सक्सेसर है किसका बेटा, गेट का, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो 1995 में एक तरीके से आया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए आया था ये, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ट्रेड ऑफ सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि रिसोर्सेज का क्या हो, बेटर यूटिलाइजेशन हो, हम लोग अपना प्रोटेक्ट कर पाए क्या, एनवायरमेंट। तो कुछ एडवांटेजेस भी थे इसके, कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया था, एक्सचेंज ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, इंटरनेशनल वर्दीनेस, एनकरेज अदर सेक्टर। तो आउटसोर्सिंग के अपने आप में ही काफी ज्यादा क्या है, फायदे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं बच्चों डीमोनेटाइजेशन। बेटा 8 ऑफ नवंबर 2016 को रात को 8 बजे इस चीज की अनाउंसमेंट हो गई थी कि एक्चुअल में जो नोट है वो बंद हो चुके हैं। कौन से नोट बंद हो चुके हैं, जो 500 और 1000 वाले जो नोट्स हैं, वो अब जो है उसका डिवैल्यूएशन एक तरीके से कर दिया गया है, यानी कि अब उसको एज ए करेंसी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचानक से लिया, ठीक है, एकदम से, किसी को खबर भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो 8 ऑफ नवंबर 2016 को एक्चुअल में आया, और ये जो डिमोनेटाइजेशन है वो क्यों हुआ, in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of the fake currency in the economy। हमारे जो ओल्ड करेंसी नोट्स हैं 500 के, 1000 के, और नो लॉन्गर विल बी कंसिडर्ड एज द लीगल टेंडर्स, ठीक है। हम लोग 500 1000 को लीगल टेंडर करते थे ना, समझते थे कि हाँ इनको तो कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता पैसे लेने के लिए, लेकिन हाँ अब उनको जो है एक तरीके से लीगल टेंडर के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और जो न्यू करेंसी नोट्स हैं 500 और 2000 के, 1000 के नहीं, 2000 के, उसको जो है फिर लॉन्च किया गया। उस वक्त पे बहुत ज्यादा भगदड़ भी एक तरीके से मची और बहुत ज्यादा क्योस भी हुआ, बट अल्टीमेटली इसका जो आउटकम था वो सही निकल के आया, कि कहीं ना कहीं जो करप्शन या ब्लैक मनी जो है लोगों का वो बाहर आ सके, टेररिज्म जो है उसको आप रोक पाए। इसकी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे। इन्होंने इम्प्रूव किया था टैक्स कंप्लायंसेस को, एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाज बॉट इन द टैक्स पेमेंट। और डिमोनेटाइजेशन एक स्टेट का डिसीजन था जो कि ब्लैक मनी को एक तरीके से रिमूव करने के लिए आया था, और इसकी वजह से हमारा जो करप्शन है उसको भी क्या मिला, करप्शन भी जो है हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। उसके बाद जो कुछ चीज, पहले मैंने आपको आउटसोर्सिंग बताया, दूसरा मैंने आपको डिमोनेटाइजेशन बताया, अगला मैं आपको बता रही हूँ जीएसटी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों को जीएसटी की फुल फॉर्म पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जीएसटी है, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तो ये जो लॉ है बेटा, उसको इफेक्ट आया था 1 जुलाई 2017 में, हमने इसको लॉन्च किया था। ये एक्चुअल में जनरेट किया गया था, जीएसटी यानी कि जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको रिमूव करके एक टैक्स आया। मोदी जी ने क्या बोला, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। ये जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं
उनको हटा करके, चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, सीजीएसटी था, है ना? जितने भी अलग-अलग टाइप के जो आपके टैक्सेस थे उनको रिमूव करके एक ही टैक्स आया था, दैट इज़ जीएसटी, ठीक है? ये आया ताकि एडिशनल रेवेन्यू हो पाए गवर्नमेंट को, ठीक है? अलग-अलग टैक्सेस लोगों को ना देना पड़े और टैक्स का एवेजन जो है वो रिड्यूस हो, टैक्स की जो चोरी हो रही थी उसको क्या हो, एक तरीके से रिड्यूस्ड हो। तो ये क्रिएट किया गया वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, ठीक है? तो ये नरेंद्र मोदी जी की लाइनें थी जो कि उन्होंने यूज़ करी। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो ये डेस्टिनेशन जो बेस्ड एक तरीके से कंजम्पशन टैक्स विद द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स की क्रेडिट की सप्लाई चेन थी, जिसमें अलग-अलग टाइप के स्टैंडर्ड रेट्स को फिक्स कर दिया गया। जो भी बिल्कुल नेसेसिटी वाले जो चीजें हैं उन पे तो 0%, 5%, 12%, 28%, जितने भी क्लब्स हैं, जिम्स हैं, है ना, जहाँ पे आप जाते हो, बेवरेजेस हैं, तो उन पे तो हाई टैक्सेस लगता है और जैसे जैसे नेसेसिटी वाली चीजें आती हैं तो उनकी रेट्स क्या हो जाती है, कम। तो उन्होंने अमेलगमेट कर दिया क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी टैक्सेस या सेसेस लग रहे थे उनको अमेलगमेट किया, उनको क्लब किया और एक ही एक तरीके से जो है टैक्स को बना दिया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द फीचर्स की स्ट्रैटेजिक सेल हुई थी जिसमें आपका 51% या मोर देन टेक ऑफ पीएसयू जो हमने प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दे दिए थे, जिससे मैंने बताया भी था आपको, जिसको हम लोग एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बायलेटरल जो ट्रेड था, बायलेटरल, बाय मतलब दो, जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड चलता है, व्यापार चलता है, उसको बायलेटरल बोलते हैं। तो बेटा ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपको करने हैं कि स्ट्रैटेजिक सेल क्या है, बायलेटरल ट्रेड क्या है, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या है, टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ये है। कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं कि टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनके नाम बताइए, तो कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ऑल्दो नॉन टैरिफ बैरियर क्या-क्या है, जैसे कि कोटास और लाइसेंसिंग। ये इम्पोज किए जाते हैं फिजिकल यूनिट्स पर, ऑल्दो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पर ही होते हैं जो इनको हम इम्पोर्ट करते हैं। देन है नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स की, क्या-क्या इफेक्ट पड़े बच्चों इन रिफॉर्म्स के। तो पहला आ जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या-क्या इफेक्ट बड़ा प्रभाव पड़ा। तो पहला आ जाता है डिक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। कि हमारी जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स की तरीके से वो डिक्रीज हुई। चीपर इंपोर्ट्स हैव रिप्लेस्ड द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स। हम लोग पहले तो पहले वाले चैप्टर में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने की वजह से तो भैया ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, है ना। तो बाहर की जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आने लगी और वो उनको चीप लगने लगी, ठीक है। और उन्होंने टक्कर दी, कंपटीशन दिया हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से सेल हमारे यहाँ की क्या हो गई, कम हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है ना, जैसे कि पावर हो गया, सप्लाई हो गया, वो रिमेन इनएडिक्वेट ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो एक्सेस टू द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट, है ना। एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया डज नॉट हैव द एक्सेस, यानी कि हम लोग तो एक्सेस नहीं कर सकते उनकी मार्केट को, लेकिन उन्होंने आकर के एक्सेस पूरी इंडिया की मार्केट को कर रखा है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख लीजिए, चाइना में आप सोच सकते हैं कि मेड इन इंडिया को कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा होगा, लेकिन अगर आप इंडिया में बात देखें तो एक घड़ी के सेल से लेकर के कोई भी बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, उसमें क्या होता है, चाइना के प्रोडक्ट्स का यूज किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर की, उस पर क्या हुआ, इफेक्ट क्या पड़ा कि फॉल हुआ, पब्लिक सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो कम हो गई एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज आपकी फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई, इंटरनेशनल कंपटीशन तो आया ही, प्लस में एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड पॉलिसी होने लग गई कि हम लोग अपनी जो क्रॉप्स है उसको एक तरीके से ग्रो ना करके कैश क्रॉप्स को क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ओके एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप जा सकते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे उस टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे बनाए हुए पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। So thank you for watching and please don't forget to like the channel and subscribe the channel and share with your friends more and more. Thank you. Have a nice day.